हुआ फिल्म्स के बाद ड्रॉप्स और बबल्स। अब इसमें क्या करना है देखो, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर सोप बबल, एयर बबल या वाटर के ड्रॉप है जो मोस्टली स्फेरिकल ही होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि जो उसके इनसाइड प्रेशर होती है किसी भी वाटर ड्रॉप, एयर बबल या सोप बबल के इनसाइड, तो मान लिया अगर कोई वाटर ड्रॉप है और कंसेप्ट ये कहता है कि ड्रॉप के इनसाइड जो प्रेशर होगी और ड्रॉप के आउटसाइड जो प्रेशर होगी, उनमें अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से कुछ ज़्यादा होगा। किसी भी ड्रॉप, बबल, और बबल भी दोनों तरीके के, एयर बबल, सोप बबल, और पानी की जो बूंद होती है यानी कि वाटर ड्रॉप, इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन द आउटसाइड प्रेशर, और उसी को हम एक्सेस प्रेशर के नाम से डिफाइन करते हैं। इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन आउटसाइड प्रेशर, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर है अंदर की तरफ। और इसका डेरिवेशन करने को दिया जाता है कि इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर्स में डिफरेंस कितना होगा अगर इस वाटर ड्रॉप का रेडियस r मान लिया जाए। ठीक है, सो थ्योरी इज कि देयर इज ऑलवेज सम एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एज कंपेयर टू द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। दिस इज थ्योरी। हाउ मच एक्स्ट्रा प्रेशर विल बी इनसाइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड, ये डिराइव करने के लिए एक डेरिवेशन चाहिए हमें। वो डेरिवेशन कुछ इस तरीके की है। सपोज दैट द रेडियस इज r, this radius of a drop or bubble is r at the time of equilibrium. At the time of equilibrium, this is capital R radius, and somehow it expands. Somehow it expands to a new radius. Somehow it expands to a new radius of r plus delta r. वो बबल या फिर ड्रॉप एक्सपेंड कर गई है फ्रॉम द इनिशियल रेडियस r टू न्यू रेडियस r प्लस डेल्टा r। अब इसमें होगा ये कि जो बबल एक्सपेंड कर जाएगी या फिर ड्रॉप एक्सपेंड करेगा तो उसका सरफेस एरिया उसी तरीके से बढ़ेगा फिर। और ऐसे में अगर हम चेंज इन सरफेस एरिया निकालें, एक्सपेंशन की वजह से सरफेस एरिया में क्या चेंज आए, तो वो कहोगे फाइनल एरिया 4 पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस द ओरिजिनल एरिया 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। जिसको अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो कुछ इस तरीके का टर्म आएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 4 पाई इंटू 2r प्लस डेल्टा आर, एक टर्म आएगा, एंड देन एक टर्म आएगी यहाँ पर सिंपली डेल्टा आर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया यहाँ पर, राइट? यस सर। यस। और अगर ये अप्रोक्सीमेशन ले कि दिस एक्सपेंशन इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब डेल्टा आर इज नॉट वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल रेडियस, तो विद दिस अप्रोक्सीमेशन दैट डेल्टा आर इज वेरी लेस देन आर, जैसे 2r प्लस डेल्टा आर टर्म, 2r प्लस डेल्टा आर टर्म में डेल्टा आर कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 2r, and this can be written as approximately 2 times of r। तो ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, रफली ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 8 पाई r मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर अप्रोक्सीमेशन के बाद चेंज ऑफ एरिया। और प्रीवियस थ्योरी, कल की क्लास की जो थ्योरी थी वो ये कहती है कि सरफेस एरिया जब भी बढ़ेगा किसी भी फिल्म का, किसी भी ड्रॉप का या फिर किसी भी बबल का, जब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कुछ एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी भी जाएगी। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि देयर इज सम एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी, and that extra surface energy will be written as surface tension S multiplied by the extra area। ये कल वाला कंसेप्ट है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया से निकाल सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 पाई कैपिटल एस आर डेल्टा आर। बट पॉइंट इज अगेन कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर कोई एक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका कहीं ना कहीं सोर्स भी होना चाहिए।
तो अगर सरफेस एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ रही है, सम एक्स्ट्रा एनर्जी सरफेस में जा रही है, तो इसके लिए कोई तो वर्क करेगा ही। और यहाँ पर हमने माना है कि बबल अपने आप एक्सपेंड हुआ है, फॉर सम रीजन ये अपने आप ही एक्सपेंड हो गया। तो ये वर्क करा किसने होगा इसमें, इस स्मॉल अप्रोक्सीमेशन में, अगर ये बबल अपने आप ही एक्सपेंड कर गया तो उसका आंसर नहीं, हम कह रहे हैं जो सरफेस था वो अपने आप थोड़ा सा फैल गया और तो अपने आप खुद से एक्सपेंड कर गया। बट खुद से भी जब एक्सपेंड करेगा तो सरफेस एनर्जी तो बढ़ी होगी, और सरफेस एनर्जी बढ़ी होगी तो किसी वर्क से ही बढ़ सकती है। कहीं पर भी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी तो उसके पीछे कोई ना कोई वर्क इन्वॉल्व हो। बट यहाँ पर क्योंकि कोई एक्सटर्नल वर्क तो किया नहीं जा रहा है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो वर्क होगा वो इसलिए होगा क्योंकि अंदर वाली प्रेशर और बाहर वाली प्रेशर में डिफरेंस है। और जब अंदर वाली प्रेशर और बाहर वाली प्रेशर में डिफरेंस है तो वो जो, और ये भी कह रहे हैं कि इनसाइड प्रेशर इज मोर देन द आउटसाइड प्रेशर, तो उस हिसाब से हम ये कहेंगे इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर का डिफरेंस निकालते हैं अगर, तो वो इस सरफेस पर आउटसाइड एक फोर्सेस लग रही होंगी। इफ इनसाइड प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड प्रेशर, तो अंदर वाली प्रेशर की फोर्स बाहर वाले प्रेशर की फोर्स से ज्यादा होगी। और इनसाइड में अगर हम पूछे कि फोर्स बाय एक्स्ट्रा प्रेशर या फोर्स बाय द एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो फोर्स बाय दैट एक्सेस प्रेशर की अगर निकालोगे, देखिए एक्सेस प्रेशर हम बार बार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर दोनों साइड प्रेशर बराबर होते तो फिर फोर्स आता नहीं। यस सर। क्योंकि अगर इधर से भी हम अंदर और बाहर दोनों साइड से इक्वली प्रेस करें इसको, जितना इधर से प्रेस कर रहे हैं उतना ही इधर से भी प्रेस करेंगे तो दोनों प्रेशर से आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। बट क्योंकि अंदर से कुछ ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो जितना ज्यादा प्रेशर अंदर की साइड है वो हमारे लिए एक अनबैलेंस प्रेशर कह सकते हो। उस अनबैलेंस प्रेशर की वजह से फोर्स आएगी, और प्रेशर की फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फोर्स बाय एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर, वो निकालने के लिए प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय जिस सरफेस एरिया पर प्रेशर लग रहा है उसका एरिया मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा प्रेशर जो काम कर रहा है यहाँ पर वो इस पूरे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर काम कर रहा है, और पूरे स्फेरिकल सरफेस पे जब प्रेशर काम करेगी तो टोटल फोर्स बाय दैट प्रेशर विल बी प्रेशर पी मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर। और वो लिख सकते हो आप एक्सेस प्रेशर, जितना एक्सेस प्रेशर है वो मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया ऑफ सरफेस 4πr²। तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो अंदर है उसकी वजह से इतनी फोर्स, और उस फोर्स की वजह से dr का डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा आर एट एवरी पॉइंट। यहाँ भी डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट। तो हर एक साइड पर फोर्स के साथ साथ डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर, आप कह सकते हो कि दिस इज द वर्क बाय द एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर के वर्क करने की वजह से ही हमारी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। तो दिस इज वर्क बाय फोर्स ऑफ दैट एक्सेस प्रेशर कह सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होगा सरफेस एनर्जी को बढ़ाने के लिए। यानी कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वेट करेंगे हम, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वेट करेंगे। और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दैट वर्क बाय द फोर्स ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर एंड दिस एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी, इन दोनों को जब आपस में इक्वेट करेंगे तो आपको पी एक्सेस की कुछ वैल्यू मिल रही होगी। अगर इन दोनों को इक्वेट किएगा तो कुछ रिलेशन आएगा, दैट पी एक्सेस, बोलना क्या आएगा दोनों को इक्वेट करने पर, एक्स्ट्रा प्रेशर की वैल्यू 2s बाय आर। हाँ, यही हमारा डेरिवेशन था, यही टारगेट था, हमको यही चीज प्रूव करनी थी कि देयर इज ऑलवेज एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड दिस ड्रॉप एंड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विल बी 2s बाय r। रीजनिंग फिर बोल रहे हैं आपसे, ड्यू टू द एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड देयर विल बी सम एक्स्ट्रा फोर्स radially outward, that radially outward extra force will make the surface to move radially outward
that means that extra force will create expansion in the surface, and the work by that extra force will be transformed as extra surface energy capital S multiplied by delta A. प्रूफ कर सकते हैं दोनों को इक्वेट करके, that excess pressure is 2s by r. ठीक है जी, डेरिवेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डेरिवेशन Yes, क्लियर है? Okay. तो किसी भी ड्रॉप के इनसाइड, किसी भी वाटर ड्रॉप के अंदर का प्रेशर आउटसाइड वाली प्रेशर से हमेशा 2s by r अमाउंट ज्यादा होगा, ऑलवेज. और इसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में लेके जाएं, अगर थोड़ा और इसको जनरलाइज स्टेटमेंट दें जो कि न्यूमेरिकल्स में काम करे हमारे लिए, तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं यहाँ पर, इस ड्रॉप में अगर आप देखो तो इस ड्रॉप की, अगर हम इसे वाटर ड्रॉप की बात करें तो अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड में एक को कॉनकेव कहेंगे और एक को कॉन्वेक्स कहेंगे, जैसे मिरर्स में बोलते हो. तो आप इसकी कौन सी साइड कॉनकेव साइड है और कौन सी साइड कॉन्वेक्स साइड है, मतलब अगर ये हमारा स्फेरिकल ड्रॉप है तो कॉनकेव साइड अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, और कॉन्वेक्स साइड कौन से? कॉनकेव. अंदर की तरफ. कॉनकेव साइड इधर है और कॉन्वेक्स साइड इधर है. तो इसको जनरलाइज फॉर्म में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स वाली साइड से ज्यादा होगा, और कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स वाली साइड से जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू रहेगी 2s डिवाइडेड बाई कैपिटल R एज अ जनरल स्टेटमेंट. एज अ जनरल स्टेटमेंट आप बोलोगे कि प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस is more than pressure on convex side, and the difference value will be 2s by capital R. किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए सरफेस को स्फेरिकल होना जरूरी है. किसी और ज्योमेट्री की सरफेस होगी ना, अगर ज्योमेट्री, हाँ जी सर स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, पहले ये कह रहा हूँ, अच्छा लिख लो पहले आप ये स्टेटमेंट लिख लो. मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस, for any spherical surface of liquid or bubble, of a drop or bubble, थ्योरी ये कहती है कि दैट प्रेशर जो उसके कॉनकेव साइड का होगा, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड माइनस द प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, ये डिफरेंस विल बी 2s by r. ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज ए जनरल स्टेटमेंट. मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर ये टर्म इंपॉर्टेंट है. सरफेस की ज्योमेट्री अगर स्फीयर की बजाय कोई और हो जाएगी ना, तो एक्सेस प्रेशर का रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा. मतलब अगर हमारा सरफेस स्फेरिकल ना होकर के सिलिंड्रिकल होता, कुछ अलग आंसर बनता, बट डेरिवेशन का प्रिंसिपल सेम रहेगा. प्रिंसिपल ऑफ जो जिस प्रिंसिपल पर हमने स्फीयर को डिराइव किया है उसी प्रिंसिपल पर हम बाकी चीजों को भी डिराइव करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लें कि हमारे पास सिलिंड्रिकल ड्रॉप है, होती नहीं है सिलिंड्रिकल ड्रॉप्स, एग्जिस्ट नहीं करते. जस्ट फॉर इमेजिनेशन पार्ट अगर मान लिया जाए कि कहीं पर एक सिलिंड्रिकल ड्रॉप है, तो इसके इनसाइड का प्रेशर भी इसके आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होगा. मतलब जनरलाइज वे तो ये कह रहा है किसी भी ज्योमेट्री की ड्रॉप होगी, किसी भी ज्योमेट्री की ड्रॉप या किसी भी ज्योमेट्री की बबल, ड्रॉप्स और बबल्स के अंदर हमारा प्रेशर हमेशा ही ज्यादा होगा. अब वो कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि ड्रॉप और बबल की ज्योमेट्रिकल शेप किस टाइप की है. अगर वो स्फेरिकल फॉर्म, जी सर ये हम लोग किस बेसिस पे कहते हैं कि इनसाइड वाला प्रेशर ज्यादा ही होता है? देखिए इनसाइड वाला प्रेशर स्पेसिस पे ज्यादा कह रहे हैं, मतलब ये एक नॉर्मल मैकेनिक्स का कंसेप्ट है. बिकॉज अगर प्रेशर दोनों साइड बराबर होते तो ये सरफेस कर्व सरफेस नहीं होती. बेसिकली ये सरफेस एक फ्लैट सरफेस होती है. अगर आप खुद सोचिए ना, एक सिंपल सी थ्योरी ले, आप बहुत ही सिंपल सी थ्योरी इस तरीके से ले लेते हैं कि हम
इसको एक चादर टाइप की चीज मान लेते हैं, इस चादर टाइप की चीज है। अब इस चादर के ऊपर नीचे दोनों साइड से अगर बराबर प्रेशर डालोगे तो ये फ्लैट सरफेस रहेगी। जिस साइड से आप ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे वो साइड डिप कर जाएगी इस तरीके से। अगर क्योंकि कर्वेचर नहीं बनेगा, अगर सेम प्रेशर दोनों तरफ से, तो यहाँ कर्व सरफेसेस नहीं आती। हम बलून का एग्जांपल लेते हैं। बलून में हवा भरने पर बलून के अंदर वाली हवा का प्रेशर ज्यादा है कि बलून के बाहर वाली हवा का प्रेशर ज्यादा है? टायर्स का एग्जांपल लीजिए, टायर के अंदर हवा होती है, टायर के बाहर भी हवा होती है, प्रेशर किसका ज्यादा होता है? जो एयर इनसाइड द टायर है या फिर एयर आउटसाइड द टायर है? इनसाइड। तो आप कभी भी नोटिस करिए टायर का ज्योमेट्रिकल शेप जो है उसका कॉनकेव साइड किधर है? अंदर साइड नहीं, होता है। तो ये हमेशा किसी भी कर्व सरफेस की, अदरवाइज कर्वेचर नहीं बनेगी ना। अगर प्रेशर से बराबर करोगे तो कर्व नहीं होंगे। एक सिंपल सी थ्योरी ये है ओके जी। अब इसमें अगर आपको निकालना हो कि ये डिफरेंस कितना होगा, सपोज दैट सिलेंड्रिकल ड्रॉप है, तो डेरिवेशन का तरीका वैसे रखो आप। सपोज इसका रेडियस आर है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये मान लेते हैं कि ये कुछ एक्सपैंड कर गया, ये सिलेंड्रिकल ड्रॉप का साइज बड़ा हो गया और इसका साइज चेंज हो गया बाय द एक्स्ट्रा रेडियस डेल्टा आर। तो एक बार फिर से जरा कैलकुलेट करते हैं कि सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना इंक्रीज हुआ है। लेंथ में एक्सपेंशन नहीं होगा? लेंथ नेग्लिजिबल टाइप की मान लेते हैं, लेंथ है बहुत छोटी टाइप की है, लेंथ में एक्सपेंशन नहीं है। ओके। तो अब सरफेस एरिया में चेंज निकालें अगर सिलेंडर के सरफेस एरिया का चेंज, तो फाइनल सरफेस एरिया 2 पाई इंटू द फाइनल रेडियस इंटू इसकी जो हाइट होगी 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। इसको कहोगे कि ये इंक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी है, और रीजनिंग क्या दी जाती है कि जो इंक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी है दैट इज ड्यू टू, इंक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी इज ड्यू टू वर्क बाय force due to the difference in these two pressure values। Yes sir. इन दोनों प्रेशर्स में जो डिफरेंस होगा, जिसको कि एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं, तो दैट पी एक्सेस, और उससे जो फोर्स लगेगी वो सिलेंडर के कर्व सरफेस पे लगेगी, और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया था वो था 2 पाई आर एच। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया बिकम्स अ फोर्स, and force multiplied by displacement delta r वर्क। अब जरा इससे चेक करके देखते हैं कि पी एक्सिस की क्या वैल्यू बन रही है यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करके एक बार देखते हैं क्या टर्म आएगा पी एक्सिस। देखो सॉल्व करके 1/r देख लीजिए जो भी आ रहा। इक्वेशन सामने लिखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पी एक्सिस दिस टाइम? 1 नहीं, एस तो आएगा ना आंसर में, एस तो आएगा ही। एस मतलब 2s बाई आर मिल जा रहा है, अभी s बाई आर हो गया, पहले 2s बाई आर आ रहा था। तो एक कॉमन रूल तो ये है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स से ज्यादा ही होगा, चाहे वो कॉनकेव किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की हो। कॉनकेव प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन कॉन्वेक्स। अब अगर वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फीयर वाले हैं देन इट इज 2s बाई आर। अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स सिलेंडर की वजह से बन रहा है देन इट इज सिंपली s बाई आर। तो डिफरेंट ज्योमेट्री के हिसाब से डिफरेंट आंसर्स आते हैं इसके। इनके अलावा भी केसेस हैं हायर फिजिक्स में, और हाई फिजिक्स में जाते हैं तो इसके अलावा भी केसेस होते हैं। स्कूल लेवल के लिए ये और स्कूल एंड जेई दोनों की बात करी जाए तो ये दोनों रिजल्ट्स काम करते हैं। 2s बाई आर स्फेरिकल के लिए और सिलेंड्रिकल के लिए s बाई आर। और एज ए जनरल रूल कॉनकेव साइड प्रेशर विल ऑलवेज बी मोर देन कॉन्वेक्स साइड। पॉइंट इज क्लियर? Yes sir, clear. ठीक। यस सर। और ये किनके लिए Yes, होगा? ये थ्योरी लगेगी वाटर ड्रॉप्स में, एयर बबल्स में और सोप बबल्स में। वाटर ड्रॉप, एयर बबल,
सोप बबल, तीनों के लिए। बट सोप बबल्स में एक डिफरेंस पार्ट आता है। जब सोप बबल्स की हम बात कर रहे होते हैं तो एक थोड़ा सा चेंज होता है वहां पर। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं पहले तो। ये जो एक्सेस प्रेशर है इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो कि अगर हम कह दें कि कोई एक लेक है और उस लेक के बॉटम पर कहीं पर एयर बबल है। एट द बॉटम ऑफ लेक देयर इज सम एयर बबल, और लेक की हाइट वगैरह कुछ दी गई हो h, तो हाइड्रोस्टैटिक जो इवन मेरे ख्याल से क्लास 9th में भी ये बेसिक चीज बताई जाती है कि अगर h डेप्थ है और अगर ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से P ATM हो, तो जब डेप्थ पे जाते हो आप, पानी में अंदर जाते हैं, और अगर उसकी डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो कह दें तो h डिस्टेंस नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू कुछ ज्यादा होती है। यस सर। और कितना हो जाएगा प्रेशर एट डेप्थ? PATM प्लस रो GH। प्लस रो GH। तो ये प्रेशर बाहर है, मतलब ये प्रेशर बबल के बाहर है। वो जो एयर बबल है उसके बाहर का ये प्रेशर है। तो अगर पूछा जाए कि बबल के अंदर कितना प्रेशर होगा, प्रेशर इनसाइड दिस बबल, तो वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। तो वो लिखोगे आप PATM प्लस रो GH विच इज आउटसाइड प्रेशर, बबल के बाहर वाला प्रेशर प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, सर 2s समथिंग एक्स्ट्रा, दैट इज 2s by r, if where r is the radius of this bubble। और अगर ये बबल किसी वजह से ऊपर उठने लगे, पानी का बुलबुला ऊपर आता है, तो नॉर्मल थियरी है कि जो एयर बबल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, स्पेशली जब इवेपोरेशन प्रोसेस होती है तो बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं। और इनके ऊपर एक और बड़ी अच्छी थ्योरी है, मतलब कभी भी अगर आप पानी को गर्म करिए ना, पानी जब गर्म करते हैं सस्पेन वगैरह में, तो नोटिस किया करो स्टार्टिंग में जब उसको हीट करते हैं तो बबल्स जो होते हैं वो उस जिस भी बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हो उसके बेस पे चिपक जाते हैं। कभी नोटिस करिएगा, छोटे छोटे बबल बेस पे चिपके होते हैं। हाँ जी। और फिर जब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीटिंग हो जाती है तो वो सारे बबल बेस से उठ करके फिर सरफेस की तरफ आते हैं। दिस इज बॉइलिंग प्रोसेस है बेसिकली ये। Yes, sir. जी। नाउ तो अगर यही बबल जो बेस पे था, अगर किसी वजह से ये बबल राइज करके टॉप तक आ जाए, किसी वजह से ये बबल राइज किया और राइज करके लेक के टॉप मोस्ट पॉइंट पर आया, अब आप बता सकते हो कि इस बबल का साइज पहले के कंपेयर में ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा अगर बबल राइज कर रहा है, राइज ऑफ दिस बबल, तो जब बबल राइज करके टॉप पर आएगा तो बबल के बाहर वाला प्रेशर, अगर बबल बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ चुका है यानी कि एटमॉस्फेयर में जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो, तो आउटसाइड प्रेशर इज नॉट P एटमॉस्फेयर, ATM, यानी बाहर का प्रेशर कम हो रहा है। अब जब बाहर की प्रेशर कम होगी तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए अंदर वाली प्रेशर भी कम करनी पड़ेगी आपको। और उस हिसाब से नाउ इनसाइड प्रेशर, नाउ P इनसाइड बोलोगे तो नाउ P इनसाइड विल बी PATM बिकॉज आउटसाइड इज एटमॉस्फेयर नाउ एंड प्लस 2s अपॉन इसका नया रेडियस, रेडियस में चेंज आएगा बबल के, न्यू रेडियस r डैश। एंड देन एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस रेडियस एंड दिस रेडियस ऑफ द बबल। बबल जब राइज होगा तो बॉटम वाला रेडियस और टॉप मोस्ट पॉइंट वाला रेडियस, इनमें क्या रिलेशन चल रहा हो, कैसे मालूम करेंगे कि r डैश और r में क्या रिलेशन बनेगी? तो ये थोड़ा सा गैसियस स्टेट से रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा, बिकॉज बबल के अंदर एयर है, कंसीडर करिए एयर को आइडल गैस की तरीके से। और अगर हम ये मान के चले, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एज्यूम करें कि जो लेक है उसमें पानी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट बॉटम एंड टेम्परेचर एट टॉप कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो विद दिस अजम्पशन दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
assuming that temperature is constant. Boyle's PV law. equals Boyle's law. Boyle's P1 law. V1 equals to P2 V2. yes sir. इस एयर को गैस मानेंगे और गैसेस स्टेट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ यूज करेंगे. इनिशियल प्रेशर which was P ATM plus rho GH plus 2S by R into the initial volume 4 by 3 pi capital R cube. P1 V1 should be equals to P2 V2. Final pressure inside this bubble, which is P ATM plus 2S by new नया radius R dash into उसका नया volume 4 by 3 pi R dash cube. इससे मालूम कर सकते हैं कि R dash और R में क्या रिलेशन है. ठीक है जी. Yes, sir. Yes, sir. तो राइजिंग ऑफ अ बबल दो कंसेप्ट के ऊपर काम करता है. राइजिंग ऑफ बबल में दो कंसेप्ट कौन से हैं? एक कंसेप्ट तो है कि बबल के अंदर वाली प्रेशर जो है वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, फर्स्ट कंसेप्ट. एंड द सेकंड कंसेप्ट इज दैट ड्यूरिंग द राइज ऑफ बबल it is some kind of expansion of ideal gas for which we are using Boyle's law. P1 V1 equals to P2 V2. बट ये Boyle's law नेसेसरी नहीं है कि हमेशा लगेगा, ये न्यूमेरिकल्स के हिसाब से चल रहा है. हमने ये माना हुआ है कि हमारे न्यूमेरिकल में ऐसा कहा जा रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है गैसेस स्टेट में तो जो जनरलाइज फॉर्म है वो कुछ और है. जनरलाइज फॉर्म ये कहता है कि P1 V1 by T1 शुड बी इक्वल टू, शायद ये पढ़ा होगा आपने कि P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T1. Yes. Basically नंबर ऑफ मोल कंजर्व होते हैं. yes sir. तो अगर ऐसा कुछ न्यूमेरिकल में एडिट कर दे कि यहाँ अलग टेम्परेचर यहाँ अलग टेम्परेचर तो हम अपॉन T1 अपॉन T2 और कर लेते हैं. ये पहला एग्जांपल हुआ. बस ये ध्यान रखना, ये एज ए थ्योरेटिकल फैक्ट है कि बबल्स और ड्रॉप्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है. नाउ हमने बात की थी सोप बबल्स की. सोप बबल्स में थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है, बिकॉज सोप बबल्स में दो सरफेसेस हैं. Yes. इस बात को पहले आपको याद करना पड़ेगा कि सोप बबल सिंगल सरफेस की नहीं होती. yes sir. कौन से दो सरफेस हैं सोप बबल में? Inside surface or outside surface. Inside surface जो है कि contact में outside surface. और कुछ हाँ सोप बबल में कोई थिकनेस होती है क्या यहाँ पर? Negligible sir. बबल No. Negligible. नेग्लेजिबल थिकनेस होती है. तो ये मान सकते हो कि अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम रेडियस मान सकते हैं इनसाइड आउटसाइड को, जीरो थिकनेस मान करके. और इसके अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, बट बाहर एटमॉस्फेयर वाली एयर होगी. तो बाहर जो एयर है वो एटमॉस्फेयर वाली है, उसका प्रेशर कम होगा. और अंदर एक कंप्रेस एयर है, कंप्रेस्ड एयर, ये जस्ट लाइक एयर इनसाइड द बलून, एयर इनसाइड द टायर. तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा. अंदर वाली एयर का प्रेशर P और बाहर वाली एयर का प्रेशर P0. दोनों एयर के डिफरेंट प्रेशर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर फ्री एयर है और अंदर जो है वो बाउंड एयर है. कितना ज्यादा होगा अगर पूछा जाए? और सोप की सरफेस टेंशन गिवन है, सरफेस टेंशन ऑफ द सोप गिवन. तो अब यहाँ पर अपना वो कंसेप्ट लगाइए कि कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर डिफरेंस होगा. स्टार्ट करें बाहर वाले सरफेस से, सरफेस 2 सरफेस 1. सरफेस 2 की कॉन्वेक्स साइड और सरफेस 2 की कॉनकेव साइड. तो सरफेस 2 के कॉन्वेक्स साइड P0 है, देयरफॉर सरफेस 2 का जो कॉनकेव साइड होगा, यानी कि यहाँ पर कॉनकेव साइड ऑफ सरफेस 2, यहाँ का प्रेशर कॉन्वेक्स वाली साइड से 2S by R ज्यादा होगा. और सरफेस 2 की कॉनकेव साइड सरफेस 1 के लिए कॉन्वेक्स साइड है,
सरफेस 1 के लिए कॉन्वेक्स साइड ये हो गई, और इस कॉन्वेक्स साइड से भी ज्यादा सरफेस 1 के कॉनकेव साइड का प्रेशर होगा, सर 2s/r उसमें भी और ऐड हो जाएगा सर। फिर 2s/r ऐड होगा। मतलब ये जो अंदर वाला P है, इसको अगर हम P डैश वर्ड यूज कर ले तो दिस P इज एक्चुअली P डैश प्लस 2s/r। समझ पा रहे इसको कैसे किया गया है? यस दो बार 2s/r क्यों ऐड करें? पहले इस सरफेस का कॉन्वेक्स कॉनकेव, फिर दूसरे सरफेस का कॉन्वेक्स कॉनकेव। देखो तो दो सरफेसेस है, इसलिए अंदर का जो टोटल प्रेशर बनेगा, टोटल प्रेशर ऑफ इनसाइड P dash plus 2s/r, where P dash itself is P0 plus 2s/r, so therefore it is P0 plus 4s/r। यानी जितना बाहर वाली एयर का प्रेशर होगा उससे 4s/r अमाउंट ज्यादा अंदर वाली एयर की प्रेशर मानेंगे इनसाइड अ सोप बबल। सर ये थिकनेस तो नेग्लिजिबल थी, तो फिर इसको एक सरफेस नहीं मान सकते थे मतलब? नहीं, देखिए थिकनेस किसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है? थिकनेस नेग्लिजिबल है रिलेटिव टू दिस रेडियस पार्ट। बट कल जब स्टार्ट हो रहा था, मैं फिर एक बार स्टेटमेंट बोलता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ सरफेस जो होती है, सरफेस की डेफिनेशन मॉलिक्यूलर रेडियस के ऑर्डर में होती है। सरफेस मींस अ थिकनेस विच इज इन द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर रेडियस, यस जो कि 10 टू द पावर -10 मीटर्स के आसपास है। तो उस डेफिनेशन से हिसाब से ये दो अलग अलग सरफेस माने गए। लेकिन ये जो गैप है इसको नेग्लेक्ट किस लिए कर रहे हैं? रेडियस है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 2 सेंटीमीटर के कंपेयर में समथिंग इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर इन कंपैरिजन टू 2 सेंटीमीटर, समथिंग इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, वो चीज नेग्लेक्ट की जा सकती है। यस सर। यस ठीक, तो ये आपका सोप बबल। सोप बबल्स के लिए आप ध्यान रखोगे एक्सेस प्रेशर 4s/r, एयर बबल्स के लिए 2s/r, वाटर ड्रॉप के लिए 2s/r। ना इनमें एक क्वेश्चन तो आपको बबल का राइजिंग वाला दिखाया, एक दो क्वेश्चंस इस तरीके के भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं इसमें। देखो कि क्वेश्चंस ये आते हैं इनके अंदर, लाइक दो सोप बबल्स मर्ज कर दिए गए, मर्जिंग ऑफ सोप बबल्स। लाइक आपसे कहा जाए कि एक सोप बबल है, अ सोप बबल ऑफ रेडियस r1, अनदर सोप बबल ऑफ रेडियस r2, और दोनों बबल्स को मर्ज करके एक नया बबल तैयार किया गया। क्या रेडियस होगी इसकी? इस नए बबल का रेडियस निकालना है आपको। सोप बबल 1 एंड अनदर सोप बबल 2, इन दोनों को आपस में मर्ज करो। मर्ज इस तरीके से करना है कि इसके अंदर वाली एयर और इसके अंदर वाली एयर मिल करके यहाँ पर आ जाए, मतलब कि नंबर ऑफ मोल लॉस नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर 4 मोल एयर है और यहाँ पर 6 मोल एयर है, तो इसका मतलब यहाँ 10 मोल एयर होगी। देखिए एयर का लीकेज नहीं हुआ, एयर का लीकेज नहीं हुआ इसमें, टेम्परेचर से और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। एयर का लीकेज नहीं हुआ है और टेम्परेचर मेंटेन है। हाँ, मर्जिंग ऑफ सोप बबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रही है, विदाउट लॉस ऑफ एयर। तो कैसे पता लगाएंगे कि नई वाली बबल कितने रेडियस की बनेगी? तो देखो देखिए बॉयल्स लगाने की 2 कंडीशंस होती हैं। अगर आपको याद हो तो बॉयल्स लगाने की एक कंडीशन तो होती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, एक और कंडीशन होती है जिस पे तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, बॉयल्स नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे। है ऐसा कुछ बॉयल्स लॉ के लिमिटेशन में कि फॉर ए कांस्टेंट Yes. मास
एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दोनों Yes, sir. कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एयर का लॉस नहीं हुआ मतलब मोल्स कंजर्व है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यानी बॉयल्स लॉ लगाने की जो कंडीशंस हैं वो हैं यहाँ पर। तो इस सोप बबल के अंदर, फर्स्ट वाली सोप बबल के अंदर का प्रेशर पहले फाइंड करेंगे, और प्रेशर इन दिस सोप बबल विल बी आउटसाइड प्रेशर। अगर आप बाहर का प्रेशर पी नॉट मान लीजिए, तो आउटसाइड प्रेशर प्लस 4s अपॉन R1, और यहाँ का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस 4s बाई R2। अंदर वाली एयर का प्रेशर बाहर वाली एयर के प्रेशर से ज्यादा है। Yes. और नई वाली बबल में होगा पी नॉट प्लस 4s बाई नया रेडियस, और लगाएंगे बॉयल्स लॉ P1 V1, तो पी नॉट प्लस 4s अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस P2 V2, P नॉट प्लस 4s अपॉन R2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई R2 क्यूब, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू यहाँ वाला प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ वाला वॉल्यूम। तो इस तरीके से अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी तो कैपिटल आर निकाल सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइडेड हो तो इसको सॉल्व करके कैपिटल आर की वैल्यू मिलती है। ये सब न्यूमेरिकल से। इसी का एक और पार्ट आता है, इसी में एक चीज और आती है, सोप बबल्स के मर्ज करने के प्रोसेस में अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सोप बबल्स मर्ज करने पर हम वॉल्यूम क्यों नहीं कंजर्व करा रहे हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली विस्कोसिटी जैसे चैप्टर पढ़ा था, इवन सरफेस टेंशन में भी कल एक काम किया था कि जब एक ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट करते थे तो वॉल्यूम कंजर्व कराते थे। सर वो मास कंजर्व करते थे सर, तो उसमें यहाँ नहीं करा डेंसिटी सकते। कांस्टेंट, सर उसमें डेंसिटी कांस्टेंट मान के। राइट, वो लिक्विड था, ये गैस है। यस सर। जब गैसेस मर्ज होती है तो वॉल्यूम नहीं कंजर्व कराया जाता है, मोल्स कंजर्व कराए जाते हैं। यस सर। राइट, और वो लिक्विड था, लिक्विड जब मर्ज होंगे तो हमें वॉल्यूम कंजर्व करना पड़ता है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये आता है कि मर्ज करने के बाद एरिया कितना चेंज हुआ इसका। बबल्स के मर्जिंग में एरिया चेंज होगा, तो अगर हम चेंज ऑफ एरिया कैलकुलेट करना चाहें और चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसी इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट करने जा रहे हैं। यही इक्वेशन थोड़ा एडजस्ट करें अगर, और देखिएगा वर्बल करूंगा, इस स्टेटमेंट को वर्बली करने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड पी नॉट इंटू दिस 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस पी नॉट इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, ये दो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर है, और राइट हैंड साइड पर है पी नॉट इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अगर इन सारे टर्म्स को राइट साइड पर ट्रांसफर कर दे तो पी नॉट कॉमन रहेगा, एंड ट्रांसफरिंग टू द राइट साइड 4/3 पाई R क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब minus 4/3 pi R2 cube. We can say it is the change of volume. स्टेप समझ में आया क्या किया है? Yes. Yes, sir. और एक और स्टेप देखो, वर्बली बता दे। 4s बाई R1 और बाहर वाला टर्म अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज 4 इंटू 4 60, मतलब एक 4 अलग कर देंगे, ये 4 और ये 3 अलग कर देंगे, 4/3 अलग कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा, अगर 4/3 को अलग कर दे तो बचेगा सरफेस टेंशन, ये R1 मल्टीप्लाई होना इधर, तो उसके बाद 4/3 को अलग कर दो आप, तो आएगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर आएगा सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई R स्क्वायर।
और इन सबको भी राइट साइड अगर ट्रांसफर कर दें तो 4/3 हम कॉमन कर लेंगे, 4/3s कॉमन कर देंगे, तो बचेगा आपके पास सरफेस एरिया। चेंज ऑफ एरिया बचेगा। ये भी एक न्यूमेरिकल है, ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रूव दिस रिलेशन, प्रूव दिस रिलेशन। या फिर कहते हैं ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन चेंज ऑफ एरिया एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम। यस सर। और इससे एक और बात समझ में आती है कि S इंटू डेल्टा ए, S इंटू डेल्टा ए इक्वल्स टू -3/4 टाइम्स P नॉट इंटू डेल्टा V। और क्या हुआ S इंटू डेल्टा V? S इंटू डेल्टा ए के बारे में पूछे तो ये क्या है? सर Surface सर tension, extra surface energy, Yes, sir. extra surface energy, extra surface energy is a minus of 3/4 P naught multiplied by delta V। तो तीन तरीके से इस न्यूमेरिकल को पूछा जा सकता है, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन। हटाए इसको। यस सर। तो माइनस साइन को कैसे लिखते हैं? माइनस साइन देखो अभी नहीं बता पाएंगे, माइनस साइन का आंसर कब मालूम चलेगा जब डेल्टा V का साइन पता हो। अगर डेल्टा V पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर डेल्टा V नेगेटिव आ रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि डेल्टा V पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब बबल्स के मर्ज करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा। मतलब ये रिलेशन बेसिकली ये बताता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो एरिया कम होगा और वॉल्यूम कम होगी तो एरिया बढ़ेगा। अब क्या होगा ये हम लोग को भी नहीं मालूम। सर दो बबल के समझने के लिए मर्ज जी करने के बाद सर वॉल्यूम कैसे कम हो सकता है सर? राइट, मतलब आपका कहना है कि बबल्स मर्ज करेंगी तो हो सकता है कि जो वॉल्यूम पार्ट है वो मतलब कम ही नहीं होगा, इनफैक्ट जितना सर वॉल्यूम कम यहाँ है। कैसे हो सकता है सर? वही देखिए एक्चुअल में देखो गैसेस का वॉल्यूम की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है, गैसेस का वॉल्यूम उनके रिजल्टेंट प्रेशर पर डिपेंड करता है। यस सर। यस तो सर। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मर्ज करने पर वॉल्यूम कम या ज्यादा नहीं हो सकता। बिकॉज गैसेस है, गैसेस के बारे में ये बोलते हो कि दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम, उनको जिस कंटेनर में रखते हैं वही उनका वॉल्यूम हो जाता है। यस ओके सर। जी लिक्विड्स नहीं है ना ये। यस सर। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है इसमें, मतलब एक न्यूमेरिकल सोप बबल्स के मर्जिंग को लेकर के है, एक और न्यूमेरिकल इसका आता है अनदर न्यूमेरिकल इज रेडियस एट कॉमन सरफेस when the bubbles touch each other। बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, बट क्या है कि नोटिस तुम लोगों ने नहीं किया होगा, जब भी अगर हम नहाने अगर जाओ आप और ठीक ठाक साबुन लगाया जाए बॉडी के ऊपर या जेल लगाया जाए जो भी है, तो पता नहीं अभी कभी नोटिस किया कि नहीं किया है, नहाते समय कई सारी बबल्स आपके बॉडी पर चिपक जाती है, बनते हैं। ये कपड़े धोइए तो कपड़े धोते समय भी सोप बबल्स बनते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 3 4 बबल आपस में चिपके होते हैं। यस अब Yes, sir. नोटिसेबल कभी आपने ध्यान दिया नहीं दिया ये नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आगे कभी ध्यान दोगे तो जब हैंड वॉश वगैरह करो आप और लिक्विड जेल वगैरह से कभी ऐसे करिए तेजी से, तो कई सारे बबल्स हाथ पे चिपके होते हैं और 3 4 बबल एक साथ चिपके होते हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक बबल है, अगेन सोप बबल है, सारे सोप बबल्स के एग्जांपल, सोप बबल ऑफ रेडियस R1 और इधर की तरफ एक सोप बबल है जिसका रेडियस R2 है।
दो सब बबल्स है रेडियस R1 R2 के, और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही जेंटल वे में इन दोनों बबल्स को टच किया गया, क्योंकि अगर बहुत वाइल्ड तरीके से करोगे तो बबल्स टूट जाते हैं। बबल हल्का सा भी अगर उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो बहुत धीमे धीमे से ला करके कुछ ही बहुत स्लो प्रोसेस में इसको और इसको आपस में टच किया गया। और जब टच करेंगे तो टच करने से पहले, मतलब इन दोनों बबल्स को टच करने से पहले, यहाँ पर जो रेडियस है वो R1 है और यहाँ पर रेडियस R2 है। दोनों बबल्स जब टच करेंगे तो जहां पर वो टच करेंगे वहां पर कितना रेडियस होगा ये फाइंड आउट करना है। दैट इज द रेडियस एट कॉमन सरफेस। तो जब ये दोनों बबल्स टच करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, जहां पर ये टच करेंगे वहां पर थोड़ी डिफरेंट टाइप की कर्वेचर बन जाएगी। ये Yes. रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, दोनों जब आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, तो दैट पोर्शन, जितना पोर्शन इनका कांटेक्ट में आएगा वो पोर्शन किसी नए रेडियस ऑफ कर्वेचर पे चला जाएगा। यस सर। एंड सपोज दिस न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R। ये सॉल्व करना है आपको, कितना होगा वो नया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब जहां टच किया वहां पर टच करने से पहले दो सरफेसेस थी, एक R1 रेडियस की सरफेस थी, एक R2 रेडियस की सरफेस थी, लेकिन वो दोनों सरफेसेस वैनिश कर जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और एक नई सरफेस जनरेट होगी वहां पर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R हमें फाइंड आउट करते हैं कितना बनेगा ये। तो लॉजिक इसके पीछे भी यही है। सिंपल लॉजिक ये है कि किसी भी कॉनकेव सरफेस का प्रेशर उसके कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो एज्यूमिंग कि आउटसाइड प्रेशर इज P नॉट, लेट्स से आउटसाइड प्रेशर इज P नॉट, सबसे लेफ्ट वाली, या देखो तीन सरफेसेस हो गई। पहली सरफेस ये S1 जिसका रेडियस R1 है, दूसरी सरफेस ये S2 जिसका रेडियस R है, और तीसरी सरफेस ये S3 जिसका रेडियस R2 है। सरफेस S1 के लिए अगर हम बात करें, फॉर द सरफेस S1, तो आउटसाइड P नॉट है, तो इनसाइड विच इज कॉनकेव साइड प्लस 2s अपॉन r P नॉट प्लस 2s अपॉन R1। वही कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला कंसेप्ट, कॉनकेव इज मोर देन कॉन्वेक्स, वो कंसेप्ट लगाओ ना। S2 पे जाएं। वो बबल है सर 100 बबल है लो तो 4s/r1। हाँ जी, सही बात यस है, Yes, sir. 4s/r, बिल्कुल सही, कम से कम 4s/r होगा ये। ऐसे ही अगर आप सरफेस S3 के लिए चले, तो सरफेस S3 के भी आउटसाइड P नॉट है, तो सरफेस S3 के अंदर वाली साइड का प्रेशर, सरफेस S3 के अंदर की साइड का प्रेशर अगेन P वो नॉट होगा प्लस P नॉट 4s/r2 प्लस 4s प्लस बाय r2। बाय R2। नाउ सरफेस S2 के लिए बात करें, तो सरफेस S2 की कॉनकेव साइड ये है और कॉन्वेक्स साइड ये है। तो जो कॉनकेव साइड का प्रेशर है, जो कि P नॉट प्लस 4s/r2 है, S2 की कॉनकेव साइड का प्रेशर और S2 की कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर, Sir, subtract करेंगे. और ये वैल्यू होनी चाहिए 4s अपॉन द रेडियस। ये 4 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोप बबल है, अभी आप लोगों ने करेक्ट किया था। आई बात समझ में? यस यस सर। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा आंसर इससे R का, तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा 1/r विल बी 1/r1 एंड माइनस 1/r2। एंड दैट मीन्स कि अगर हम आइडेंटिकल बबल्स टच करते तो क्या होता है, अगर सिमिलर साइज के दो बबल्स लाते,
सेम साइज की दो बबल्स को टच करें? फ्लैट सरफेस बन जाती। हाँ, R1 R2 सेम, 1/R1 माइनस 1/R2 इज सेम, तो कोई रेडियस नहीं होगा सर, एक पॉइंट पे 1/R0 आ जाएगा। 1/R0 आने का मतलब क्या है? 1/R0 इनफिनिट रेडियस। R infinite. रेडियस। और इनफाइनाइट रेडियस होता है फ्लैट सरफेस का। Yes, यस। sir. तो अगर ये सिमिलर साइज के बबल्स होते हैं, दो बिल्कुल एक जैसे बबल्स होते हैं और वो टच करते हैं एक दूसरे को, तो जहां पर वो टच करते हैं उतना पोर्शन फ्लैट हो जाएगा, कंप्लीटली फ्लैट सरफेस टाइप की। Sir, 1/R2 minus R1 नहीं होगा? उल्टा हो रहा है, Yes, sir. सॉरी, 1/R2 माइनस 1/R1। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आइडेंटिकल बबल्स टच करेंगे तो जो जितना पोर्शन टच होगा वो पोर्शन एक फ्लैट सरफेस होगा, बाकी इधर स्फीयर बन जाएगा, इधर भी स्फीयर बन जाएगा। सर इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट रेडियस फ्लैट सरफेसेस की होती है। यस सर। ठीक, इसके बाद एक और कैटेगरी प्रॉब्लम की इसी से रिलेटेड है, एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखिए अब ये क्वेश्चन कहते हैं कि जैसे एक ट्यूब है, इस टाइप की कोई एक ट्यूब है और बीच में ना कहीं पर एक वॉल्व है जो कि क्लोज किया गया है। और लेफ्ट साइड पर यहाँ पर कोई एक बबल है, सोप का बबल, और इधर राइट साइड पर भी एक बबल है। इसका रेडियस R2 है और इधर वाली बबल का रेडियस R1 है और R1 मोर देन R2, मतलब यहाँ पर बड़ा बबल है या छोटा बबल है, सोप बबल्स है, लार्ज सोप बबल, स्मॉल सोप बबल्स, और अंदर इस ट्यूब के अंदर हवा है, क्योंकि हवा नहीं होगी तो बबल बनेंगे नहीं। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जब आप इस वॉल्व को ओपन करोगे, यहाँ पर जो वॉल्व बंद है इसको खोल दिया अगर, तो एयर जो होगी वो बबल 1 से बबल 2 की तरफ जाएगी या बबल 2 से बबल 1 की तरफ आएगी? फ्लो ऑफ एयर किधर से किधर होगा? 2 से 1 Sir, होगा। bubble 2 से bubble 1 की तरफ होगा। बबल 2 से बबल 1 जाएगी। जाएगी क्या रीजन होगा कि इसकी हवा इसमें जाएगी? सर, इंटरनल क्योंकि उधर इंटरनल एक्सेस प्रेशर ज्यादा है बबल 2 bubble का 2 ज्यादा का। होगा, प्रेशर ज्यादा है। 4s/R2, बिल्कुल। तो इसलिए बाहर का प्रेशर P0, बबल 2 के अंदर का प्रेशर होगा P0 प्लस 4s/R2, और बबल 1 के अंदर का प्रेशर होगा P0 प्लस 4s/R1, बट R1 ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। इसमें एयर का प्रेशर ज्यादा है, इसमें एयर की प्रेशर कम है। तो जैसे ही वॉल्व ओपन करोगे, नेचुरल टेंडेंसी होती है टू फ्लो फ्रॉम, एयर की नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। इसी पे तो वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिजेस वाले कंसेप्ट नहीं आते कि जो समुद्र के किनारे ठंडी हवा और रेगिस्तान में गर्म हवा क्यों आती है? Yes, sir. प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर फ्लो करने का मैकेनिज्म है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो छोटे बबल से बड़े बबल की तरफ। इसका मतलब बड़ा वाला बबल और बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला बबल और छोटा हो जाएगा। और कब तक होगा ये चीज? बड़ा जब वाला तक वो बबल और completely बड़ा deflate ना हो जाए। छोटा वाला बबल खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं जो रिलेटेड टू द एक्सेस प्रेशर कंसेप्ट हैं। एक तो डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन के बाद आपका ये सब कंसेप्ट आते हैं जो मर्जिंग की कंसेप्ट हैं, ड्रॉप्स एंड बबल्स में। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल एंड rise of liquid in the capillary tube.
अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में जब भी आप बाहर देखते होगे तो जो पौधे लगे होते हैं, हमारे छोटे छोटे फूल फूल लगे होते हैं, उन पत्तों पर ड्यू मतलब जो ओस की बूंदें आती है, होती है ना। यस सर। यस सर। तो कभी अगर बड़े ध्यान से देखो तो वो बिल्कुल मोतियों जैसे मतलब पर्ल्स टाइप के दिखते हैं, वो यस सर। यस सर। चिपकते नहीं है। अगर आप उस पत्ते को तोड़ लें, उस लीफ को तोड़िए और उस पे जो ड्यू ड्रॉप्स है, अगर आप चाहोगे तो वो गिर जाएंगे नीचे, चिपकते नहीं है उससे, यस ड्रॉप के Yes, फॉर्म sir. में। जी। लेकिन वहीं पर अगर घर के बाहर हमारी कार, स्कूटी, बाइक हो तो उसकी सीट पर जो ड्यू ड्रॉप्स आती है वो पूरा गीला कर देता है उसको। यस सर। तो पानी तो वही है, ऐसा क्या हुआ कि एक पानी पत्तों पे जब गिरा तो वो ड्रॉप्स के फॉर्म में है, और किसी सीट कवर पे गिर रहा है तो वो पूरा फैल करके उसको गीला कर दे रहा है। एक ही पानी है। तो इसका मतलब पानी जो है वो कुछ मटेरियल्स पर ड्रॉप के फॉर्म में रहने वाला है और कुछ मटेरियल्स पर वो स्प्रेड कर जाने वाला है। यस सर। यस यस इसको बोलते हैं बेसिकली वाटर की एबिलिटी टू वेट अ सरफेस, वेट एनी सरफेस। मतलब एक पानी किसी सरफेस को कितना गीला कर सकता है उसके ऊपर है। हमारे कपड़ों पर साइकिल वाली वो लग जाए ग्रीस वगैरह जो होती है, जो चेन में लगाते हैं ग्रीस वगैरह, अगर वो लग जाए हाथों में या साइकिल में या कपड़ों पे और उस पर पानी डालिए तो फिसल जाते हैं वो। और अगर वहीं ड्राई कॉटन क्लॉथ हो, उसमें पानी डालो तो पानी अंदर चला जाएगा पूरा। तो उस Yes. ग्रीस में ऐसी क्या चीज है, मतलब उसमें ग्रीस समझ रहे हो किसको बोल रहे हैं हम लोग यार? यस चेन के ऊपर लगाते हैं, मतलब उसको Yes, स्मूथ sir. करने के लिए। यस सर। उस पे Yes, पानी sir. फिसल जाता है, चिपकता नहीं उस पे पानी। और सर इसीलिए ग्रीस लगे हुए कपड़ों को आप नॉर्मल वाटर से क्लीन नहीं कर सकते, उसके लिए डिटर्जेंट चाहिए होता है, साबुन चाहिए होता है। सर उसमें फ्रिक्शन कम है। तो ग्रीस में कोई फोर्स ज्यादा तगड़ा होता है। तो इसका मतलब पानी हर सरफेस को एक जैसा तो वेट नहीं कर रहा ना, कहीं पर ज्यादा गीला कर रहा है, कहीं ज्यादा, और कहीं पर वो फिसल जाता है उस सरफेस के ऊपर से। यही चीज एक्सप्लेन होती है बाय द टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल। अब देखो इसकी जो एक्चुअल थ्योरी है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्चुअल थ्योरी हमारे सिलेबस के ऊपर की चीज है। हम लीफ वाला एग्जांपल ले रहे हैं, लीफ के ऊपर वाटर ड्रॉप का एग्जांपल। तो अगर किसी लीफ के ऊपर वाटर ड्रॉप है तो वो मोस्टली इस टाइप का शेप बनाता है, थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, थोड़ा स्फेरिकल, थोड़ा ओवल शेप का होता है। अब यहाँ टोटल 3 चीजें हैं। देखो आपका लीफ हो गया, इधर ड्रॉप हो गई, और बाकी एयर हो गई। तो यहाँ 3 मीडियम्स हैं, 3 मीडियम्स हैं, और एक्चुअली यहाँ 3 सरफेस टेंशन आएंगी। ड्रॉप और एयर के बीच में ये एक सरफेस है। ड्रॉप और लीफ, इस लीफ को एक सॉलिड बॉडी मान लें। तो कभी ऐसा भी शेप बनता है, ये शेप जानते हो कब बनता है? इस टाइप का शेप बनता है, पानी में नहीं बनेगा ये चीज। ये बनेगा अगर आप मर्क्यूरी को ग्लास के ऊपर डाल दें। कभी अगर वो वाला थर्मोमीटर हो, क्लिनिकल वाला थर्मोमीटर जिसको बोलते हो ना, अगर वो थर्मोमीटर में टूट जाए, उसका मर्क्यूरी निकाल करके ग्लास प्लेट पे डालिए, छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में ऐसे रहता है। Yes, sir. और वो Yes, ड्रॉप्स sir. ऑलमोस्ट ड्रॉप्स देखने में ऐसा लगता है जैसे वो साइकिल के छर्रे होते हैं, छर्रों जैसा दिखता है, सर ये वापस जुड़ भी जाता है सर, टूट भी जाता जुड़ है। जाते हैं। Yes, sir. तो मर्क्यूरी कुछ इस तरीके से रहती है ग्लास के ऊपर। वहीं पर अगर उसी ग्लास
समझने के लिए आप लीफ वाला एग्जांपल लो, पत्ते वाला एग्जांपल ले सकते हो समझने के लिए। उस पे अगर आप पानी की ड्रॉप डालोगे तो वो कुछ इस टाइप की शेप लेती है। तो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट सरफेसेस पर डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें जैसे 3 सरफेसेस हैं। 3 सरफेसेस कौन कौन सी हैं देखिए। एक सरफेस वाटर और एयर, तो ये आप बोलोगे अ सरफेस बिटवीन लिक्विड एयर, राइट। सर सरफेस बिटवीन। लिक्विड और एयर हो गया, मतलब पानी, हवा और ग्लास, 3 चीजें हैं। यस सर। सॉलिड, लिक्विड, गैस। यस सर। एयर और वाटर के बीच की सरफेस, तो वाटर और ग्लास के बीच में एक सरफेस होगी। यस सर। और एयर और ग्लास, एयर और ग्लास की यस सरफेस, टोटल 3 सरफेसेस हैं यहाँ पर। और सरफेस टेंशन सभी के साथ होता है, मतलब जितनी भी सरफेस होंगी सब में सरफेस टेंशन होता है, और हर एक सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करना चाहती है। यस एयर और ग्लास, या फिर कह लीजिए एयर और सॉलिड, एयर और सॉलिड से सरफेस टेंशन की जो फोर्स आएगी, कल डिस्कस किया जा चुका है कि सरफेस टेंशन की फोर्स सरफेस के पैरेलल ही लगती है हमेशा, ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। और सरफेस और फिल्म्स अपनी बाउंड्रीज को अंदर के साइड पुल करते हैं। तो एयर और सॉलिड के बीच वाली सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करना चाहेगी। एयर सॉलिड सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करने के लिए एयर सॉलिड की सरफेस लेफ्ट साइड एक फोर्स लगाएगी सरफेस टेंशन की वजह से। इसको डिनोट कर रहे हैं सरफेस टेंशन ऑफ एयर एंड सॉलिड, एएस, ए फॉर एयर, एस फॉर सॉलिड। पानी की जो सरफेस, पानी की जो लेयर ग्लास के ऊपर है, पानी का जितना एरिया ग्लास को ग्लास के कांटेक्ट में है, दिस एरिया ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द ग्लास, ये एरिया भी अपने आप को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो ये अंदर के साइड पे सरफेस टेंशन की पुलिंग फोर्स लगाएगा। इसको लिखेंगे सरफेस टेंशन LS, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड वाली सरफेस की सरफेस टेंशन है ये। और ये जो एयर लिक्विड का सरफेस है, एयर लिक्विड सरफेस, एयर लिक्विड सरफेस, ये भी अपने आप को फोर्स लगा करके मिनिमाइज करना चाहेगा, और फोर्सेस हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल ही लगेंगे। एयर लिक्विड सरफेस ये भी अपने आप को ऐसे फोर्स लगाएगा। दिस इज सरफेस टेंशन ऑफ AL, एयर लिक्विड। 3 तरीके के सरफेस टेंशन की फोर्सेस लगती हैं। सर एयर सॉलिड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड एक्चुअली जो जितना एयर वाला एरिया है ना, ये एयर वाला एरिया है, जितना एरिया, ऐसे मानिए कि ग्लास के इस पोर्शन, ग्लास का जो ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर एयर की एक फिल्म है, तो वो फिल्म अपने को छोटा करना चाहती है। ये टेंडेंसी ऑफ फिल्म्स होती है कि वो अपने साइज को हमेशा कम करेंगे। यस सर। और ग्लास के इस पोर्शन पे पानी की फिल्म मान लीजिए, तो पानी की फिल्म भी अपने आप को रिड्यूस करना चाहती है। यस सर। टोटल 3 सरफेस टेंशन है यहाँ पर। और यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल डिफाइन होता है एंगल बिटवीन, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे यार। कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन जो दी गई है, दैट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट
to liquid surface, tangent to the liquid surface, and tangent to the wet part of solid surface at point of contact. Contact angle इसको यहाँ डायग्राम से समझो, फोकस रखिएगा स्क्रीन के ऊपर, वरना समझ कुछ नहीं आने वाला। ये जो पॉइंट है, let this point be named as A. So this is A point, which is the contact between all surfaces, a common point of all surfaces. इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स बनाएंगे। इस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स, एक टेंजेंट लिक्विड के सरफेस का, तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाइए लिक्विड की सरफेस के ऊपर। लिक्विड की ये सरफेस है, तो यही लाइन टेंजेंट बनेगी, वो जो SAL दिखा रहे हैं। Yes, sir. Yes. और इस पॉइंट पर इस ग्लास के लिए भी एक टेंजेंट बनाएंगे, लेकिन ग्लास का ये वाला पोर्शन ड्राई पार्ट है, यहाँ पानी नहीं है उसका, और ये उसका वेट पार्ट है जहां पर पानी है। टेंजेंट बनाना है आपको वेट पोर्शन की तरफ, तो यहां से टेंजेंट टुवर्ड्स दिस वेट पार्ट, यानी अंदर की तरफ। सो दिस एंगल इज डिफाइंड एज कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और इन तीनों की बैलेंसिंग की जाए जब, नोटिस करिएगा, सरफेस टेंशन वाज मेजरमेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। Yes, sir. Yes, So sir. basically these three are representing forces on a unit Yes, length. Yes, sir. और अगर ये तीन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है, अगर ये तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट कहती है surface tension of air liquid multiplied by cos theta plus surface tension of liquid and solid should be equal to the surface tension of air and solid. Yes, sir. Yes, sir. And then cos theta becomes surface tension between air and solid film minus surface tension between the liquid and solid upon surface tension of air liquid. एक बार देख लिया जरा इसे। Yes, sir. एक मिनट, डिनोमीटर वाली चीज दिख नहीं रही है, अब नोट कर लो, फिर नोट कर लो नीचे पहले। Yes, sir. कर लीजिए। Yes, sir. Yes. थोड़ा नीचे कर दीजिए। यहीं तक लिखा है बस, यहाँ तक। दिख गया पूरा पोर्शन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ यहां से एक चीज आती है कि अगर सरफेस टेंशन एयर सॉलिड वाले के बीच में, सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड सॉलिड इज मोर देन सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड सॉलिड, तो cos थीटा विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। एंड cos थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब थीटा विल बी सम एक्यूट एंगल। Yes, sir. और उल्टा होता अगर, जो केस मरकरी में होता है। अभी हम लोगों ने एक डायग्राम दिखाया था कि मरकरी के टाइम पर कुछ इस टाइप की चीज बनती है, अगर ग्लास के ऊपर मरकरी की प्लेट डालोगे तो वो कुछ ऐसी ड्रॉप बनाती है, इस टाइप की। समझ जाएंगे, HG से का सिंबल है ना मरकरी का ये। Yes. यस सर। Yes, sir. So this is point of contact. Mercury is the liquid. Tangent to the liquid. Tangent to liquid. And tangent to the wet part of solid.
वेट पार्ट ऑफ सॉलिड का मतलब मरकरी का थोड़ा सा पोर्शन ग्लास के ऊपर होगा, सम स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट मरकरी विल बी ऑन दिस ग्लास, यहाँ पर इतना पोर्शन, इधर ड्राई है इधर ड्राई है, थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो मरकरी के कांटेक्ट में है, तो वो टेंजेंट है। इस टेंजेंट में और इस टेंजेंट के बीच ये एंगल, ये हमारा कांटेक्ट एंगल है जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है। तो कांटेक्ट एंगल कैन बी एक्यूट, कांटेक्ट एंगल कैन बी ऑब्ट्यूस। कांटेक्ट एंगल अगर लेस देन 90, तो ये पहली बात तो तब होगा जब सरफेस टेंशन एयर सॉलिड इज मोर देन सरफेस टेंशन। हाँ जी, यस सर। सर तो सरफेस टेंशन ऑफ एयर और सॉलिड इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ हाँ, बट इसको बोलते हैं अ गुड वेटेबिलिटी। मतलब क्या हुआ इसका? तो वेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। बिल्कुल, मतलब कि लिक्विड का सॉलिड से चिपकने के चांसेस ज्यादा है, लिक्विड सॉलिड से बहुत ज्यादा स्टिक करेगा। सर एक तरह से अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट तो नहीं बोल पाएंगे, पता नहीं कैसे यार। देखिए सॉल्वेंट अलग चीज होती है, पानी ग्लास के साथ चिपकता है, लेकिन सॉल्वेंट तो मेरे ख्याल से अलग डेफिनेशन होती है ना, कि यस ग्लास पानी में डिजॉल्व तो होगा नहीं। हाँ सर ठीक है। वो अलग चीज सर हो ये गई। एयर और सॉलिड की सर डायरेक्शन सर के अपोजिट है, तो इससे सर फिल्म का एरिया बढ़ जाएगा ना सर, तो बढ़ेगा ये नहीं, कम डायरेक्शन। होगा, सिकुड़ेगा वो सरफेस, एयर वाली सरफेस सिकुड़ेगी ना, एयर कम होगा जब ऊपर की तरफ करेंगे, मतलब एयर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। यस देखो इसमें फिर बोलना, ये आपको नाम के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं फिर ये हायर फिजिक्स की पोर्शन है। आप जो दो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आप दो बातें ऐसे समझो, अभी हम इसको सिंपल तरीके से भी कर रहे हैं ये। और इस केस में ऐसा केस तब आएगा जब सरफेस टेंशन ऑफ एयर सॉलिड इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड। तो उस केस में cos थीटा नेगेटिव वैल्यू आएगी, विच मींस कि थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं वेटेबिलिटी बैड है इसकी। अब आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं, ठीक है? ऐसे समझ लो आप, बाकी अभी इसका सिंपल तरीके से समझा देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसको हटा दूं? सर एक सेकंड। यस सर। सर एक बता, ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो इतना पोर्शन स्किप कर सकते हो, ये मैंने सिर्फ स्कूल्स को ध्यान में रख करके पढ़ाया है कि बाई चांस अगर स्कूल वाले कभी पूछ पाछ ले ये सब तो कर दीजिएगा। यस सर। देखो बाकी बात ये होती है ना कि एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि जो लिक्विड के सरफेस होते हैं उनकी एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। लिक्विड सरफेसेस की एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है, उनकी बहुत एक नेचुरल प्रॉपर्टी है लिक्विड सरफेसेस की, और स्पेशली तब जब जब ये आइडियल लिक्विड हो। तो एक आइडियल लिक्विड सरफेस की बहुत एक मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट हैव अ shear फोर्स। अब shear फोर्स क्या होता है? देखिए आइडियल लिक्विड, shear फोर्स मतलब विस्कस फोर्स, और अगर आपको विस्कोसिटी, हाँ फिक्स नहीं, उसके अलावा देखिए नहीं, अगर आपको वो लेक्चर याद हो जिसमें विस्कोसिटी में हम लोगों ने शेयर मॉडुलस बता रहे थे, तो उसमें एक किताब आपके सामने रखी थी मैंने, और उस किताब के ऊपर वाले सरफेस पर, पैरेलल फोर्स लगाई थी, जिससे वो किताब, जिससे वो बुक थी वो क्यूबॉइड से कन्वर्ट होकर के पैरेललोपाइप बन गई थी। यस सर। यस सर। सिंपल वे में आप कह सकते हो कि दे कैन नॉट हैव टेंजेंशियल फोर्स।
नहीं हो सकता। इसको ऐसे भी समझो, ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी ग्लास में पानी भरते हो, किसी भी कंटेनर में पानी भरो आप, पानी या कोई भी लिक्विड, तो ऐसा क्यों होता है कि उसकी ऊपर वाली सरफेस हॉरिजॉन्टल रहती है? वो ऊपर वाली सरफेस से टिल्ट क्यों नहीं हो जाती? कभी भी पानी भरोगे ग्लास में तो ऊपर का सरफेस एक हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसा कभी नहीं होता कि वो सरफेस टिल्ट कर जाए। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो होना ही था, ऑब्वियस है। ये ऑब्वियस नहीं है, इस सरफेस को हॉरिजॉन्टल होना ही पड़ेगा अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि जब हमने ग्लास में पानी भरा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, और लिक्विड का सरफेस टेंजेंशियल फोर्स सस्टेन नहीं करते, कैन नॉट हैव टेंजेंशियल फोर्स, व्हिच मींस फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। So since the force is downward and therefore surface has to be horizontal, necessary है। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल लिक्विड ऑब्वियस चीज नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। कभी अगर आप नोटिस करें, जो वॉशिंग मशीन्स की ड्रम्स होती हैं, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन्स की बात कर रहा हूँ, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन्स वाले, उनके अंदर जो ड्रम्स होते हैं सिलेंड्रिकल ही होते हैं। वॉशिंग मशीन की जो ड्रम्स होती हैं वो लगभग सिलेंडर के फॉर्म में होती है और बहुत हाई स्पीड पर रोटेट होते हैं, वो ओमेगा होता है बहुत ज्यादा उनमें, और ऑब्वियसली कि वॉशिंग मशीन में पानी डाला जाएगा तभी कपड़े साफ होंगे। और अगर हम कभी नोटिस करें कि जब हम उसको स्पिन करेंगे, कभी खाली वॉशिंग मशीन का ऊपर का ढक्कन खोल करके पानी भर करके खाली स्पिन करिए उसे, तो ये दिख जाएगा कि जो सरफेस होती है ये कुछ पैराबोलिक शेप ले लेती है। यस सर। Yes. सरफेस हो जाती है ना, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ हॉरिजॉन्टल थी लेकिन जब स्पिन कराया तो ऐसी हो गई। और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक और एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ करने के लिए। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आते हैं, और एक्टिविटी करना चाहो तो कर सकते हो। जब आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लोगे, उसमें पानी भरोगे और इसको पानी को भर करके किसी स्केट बोर्ड पे रख दो। आप एक स्केट बोर्ड जो घर में आते हैं वो रख दीजिए स्केट बोर्ड पे, और स्केट बोर्ड को फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर दें। आपको दिखेगा एक चीज, ये पानी जब आप स्केट बोर्ड के ऊपर रख दोगे तो ये पानी का सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा, ये थोड़ा पीछे की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया तो यहाँ से स्पिल भी कर जाएगा। गिरेगा भी पीछे की साइड से, अगर ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर दिया और ऊपर खाली ऊपर फ्री स्पेस कम होगा तो पानी पीछे गिर भी जाएगा। स्केट बोर्ड को तो छोड़िए, आधा ग्लास पानी भर करके दौड़ लो आप, खाली बस दौड़ जाओ, आधा ग्लास पानी लेके दौड़िए, रहेगा पानी स्टेबल? सर नीचे गिर नो सर। क्या दिक्कत आ गई? जबकि अगर हम ग्लास को पकड़ के ऐसे बस खड़े रहे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पानी नहीं गिरता, दौड़ने में क्यों गिर जाता है? इन सब का रीजन एक ही है भाई, जब आप इधर एक्सेलरेट करोगे, टेंजेंशियल फोर्स आती है। सर हाँ, तो इधर एक्सेलरेट करोगे तो ग्रेविटी के अलावा स्यूडो फोर्स आएगी, ग्रेविटी इधर, स्यूडो फोर्स लेफ्ट, और ग्रेविटी और स्यूडो फोर्स का एक रिजल्टेंट बनेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। वो कुछ ऐसे आएगा रिजल्टेंट, नेट फोर्स ऐसे हो जाएगी, और सरफेस अपने आप को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर कर लेती है। यहाँ भी यही चीज होता है, ग्रेविटी डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द एक्सिस, ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल का रिजल्टेंट, और उसके परपेंडिकुलर अपने आप की सरफेस बनाती है वो। तो ये बेसिक टेंडेंसी ऑफ लिक्विड्स है कि वो जब भी उसको चांस मिलेगा वो उसका सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर टू द फोर्स आना ही है। और ये इस वजह से भी कहा जा सकता है कि अगर सरफेस और फोर्स में 90 का एंगल नहीं बनेगा, सर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये एंगल 90 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल चला जाएगा। और अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आएगा तो लिक्विड्स स्टेशनरी ना होकर के पैरेलल टू द सरफेस वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यस सर। ये सारी कंडीशंस नेचुरल प्रॉपर्टीज है ये सब। और यही नेचुरल प्रॉपर्टी कांटेक्ट एंगल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लास के अंदर पानी भरें, वही ग्लास जिसमें पानी पीते हैं हम लोग, कांच वाली ग्लास, स्टील वाली नहीं, एल्यूमिनियम की नहीं, कांच वाला जो ग्लास होती है उसमें पानी भरते हैं, जैसे मेहमान जब आते हैं आपके यहाँ। यस सर। तो कभी भी नोटिस करेंगे तो वो पानी जो होता है वो साइड में थोड़ा सा कर्वेचर बनाता है, हल्का सा उठा होता है साइड्स में। यस सर। यस। कभी भी नोटिस, बहुत नेग्लेक्ट, अगर आप मैग्नीफायर लगा के देख लो ना, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आते हैं, अगर उससे देखोगे तो ये अच्छा खासा उठा हुआ दिखता है। ये इनकी बात कर रहे हैं यार। अगर आप यहां से भी नोटिस करके देख पाओगे तो साइड में पानी का लेवल हल्का सा उठा हुआ दिखता है हमें, ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ है सेंटर के कंपेयर में। यस यस सर। जी, क्यों होता है सब कुछ, ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए, मैकेनिज्म समझिए इसकी। जब हमने नॉर्मल पानी भरा तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, एट दिस पॉइंट कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाटर के मॉलिक्यूल अपने सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे होंगे। और जो बिल्कुल कॉर्नर पे होगा, जो मॉलिक्यूल बिल्कुल कॉर्नर पे होगा, उसके लिए सिर्फ एक क्वार्टर सर्किल बनेगा। ये इस 90 डिग्री के क्वार्टर सर्किल में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इस कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आप बता पाओगे कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएगा? अगर ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल है और इसके सराउंडिंग में 90 डिग्री के एंगल पर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे मॉलिक्यूल उस कॉर्नर वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, 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 रिजल्टेंट कहाँ जाएगा इसका? 45 के एंगल पे। 45 के एंगल पे। 45। तो जितने भी सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कॉर्नर के वाटर मॉलिक्यूल को 45 डिग्री के एंगल पर अंदर अट्रैक्ट करेंगे और इसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल। यस सर। वहीं पर ये जो मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल्स, और नीचे भी ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये ड्राई मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए वेट और ड्राई मॉलिक्यूल्स में सिमिलर नेचर मान लेते हैं कि उनमें कोई फर्क नहीं है, तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये सब अपनी तरफ खींचेंगे इसको, और जो नीचे वेट मॉलिक्यूल्स हैं ये भी इस लिक्विड मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे। इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? अगर हम ये मान लें कि ये दोनों सेम फोर्स लगा, ऑपोजिट बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड बनेगा ये,
Yes, sir. नहीं, इसको बोलोगे एडहेसिव फोर्स है ये। वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स। यस सर। अब हम FC को रिजॉल्व कर देते हैं, तो FC का एक कंपोनेंट रहेगा डाउनवर्ड, FC/√2 होगा वो, सॉरी, और FC का एक कंपोनेंट राइट साइड भी होगा। और अगर हम ये मान लें कि जो एडहेसिव फोर्स है दैट इज मोर देन FC/√2, तो इस FC का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर जाएगा, और अगर हम ये मान लें कि उससे ज्यादा एडहेसिव फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट वैल्यू वो आपका कुछ लेफ्ट साइड आएगा इधर, समथिंग लाइक FA माइनस FC/√2 करके। एंड देयर विल बी सम रिजल्टेंट फोर्स लाइक दिस। और लिक्विड की सरफेस अपने आप को इस तरीके से मैनेज करेगी कि वो इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर बने, और इसीलिए लिक्विड की सरफेस कुछ इस तरीके का शेप एक्वायर करेगी। और इसीलिए ग्लास के साइड्स में पानी का लेवल थोड़ा सा उठेगा, इस तरीके से लेवल उठ जाएगा, इसका थोड़ा सा कर्व बनेगा इसमें, इधर भी पानी का लेवल थोड़ा सा उठेगा ऐसे, क्योंकि पानी और ग्लास में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर ग्लास को अच्छी तरीके से वेट करती है। वेटेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब हुआ कि एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। यस सर। ये एक दूसरा रीजन है, बट ये भी मॉलिक्यूलर लेवल पर ही है समझने के लिए। और जब इस टाइप की सिचुएशन बनेगी तो कांटेक्ट एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? इस टाइप की सिचुएशन है, वाटर का सरफेस हल्का सा कर्व हो रहा है, यहाँ पर इधर भी कर्व बन रहा है, इधर भी कर्व बन रहा है, और जो डेफिनेशन दी गई थी उस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिक्विड की जो सरफेस है, यहाँ पर लिक्विड की ये जो सरफेस बन रही है, इस लिक्विड की सरफेस, इसके टेंजेंशियल फोर्स, सॉरी इसका टेंजेंट, और ग्लास का ड्राई पार्ट और वेट पार्ट का टेंजेंट, ये एंगल डिफाइन होगा कांटेक्ट एंगल थीटा, जो कि एक्यूट एंगल। तो दूसरा तरीका हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी एडहेशन ज्यादा होगी कोहेशन से, adhesive forces are when adhesive forces are stronger than cohesive forces, the contact angle will be acute contact angle. और ये जो सरफेस बनता है यहाँ पर लिक्विड का, इसको भी एक नाम देने वाले हैं आगे, मेनिस्कस। मेनिस्कस का नाम देंगे इसे। तो कांटेक्ट एंगल की दो थ्योरीज है, एक थ्योरी जो पीछे समझाई थी जो हमारे लेवल के ऊपर थी, एक थ्योरी ये भी है, ये भी लेवल से ऊपर ही है, बट ये कुछ हद तक उम्मीद की जा सकती है, थोड़ा बहुत कन्विंसिंग लगता है कि हाँ ये चीज सही है। सर अगर इसी में मरकरी होता तो वो डोम शेप लेता। हाँ, मर्क्यूरी एक्चुअली, जो मर्क्यूरी के बैरोमीटर्स होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं, मर्क्यूरी उल्टा होता है। मर्क्यूरी में क्या होता है, जब ग्लास में मर्क्यूरी को फिट करते हैं तो मर्क्यूरी की सरफेस ऐसे बनती है उल्टी। एक्चुअली मर्क्यूरी में ये रिलेशन उल्टा होता है, एडहेसिव फोर्सेस आर लेस, कोहेसिव ज्यादा होता है। मर्क्यूरी की डेंसिटी नहीं देखते कितनी ज्यादा है, यस सर। उसके मॉलिक्यूल इतने ज्यादा चिपके हुए हैं आपस में, कोहेशन इतना ज्यादा है उसमें, डेंसिटी बहुत हाई है उसकी,
और जब ये सिचुएशन बनेगी ना, तो आप खुद सोचिए ना, FC का राइट वाला कंपोनेंट अगर एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता, यानी ये वाली चीज, तो ये जो FA माइनस FC/√2 को लेफ्ट साइड दिखा रहे हो, सर वो राइट साइड चला जाता। राइट होता है। और जब वो राइट होता तो नेट फोर्स की क्या डायरेक्शन बनती है? अगर ये कंपोनेंट राइट साइड की तरफ होता, उधर होता, इधर के साइड, तो नेट फोर्स इधर थोड़ी आता था, नेट फोर्स भी इधर होता, यानी ऐसे कुछ नेट फोर्स आएगी और सरफेस अपने आप को उसके परपेंडिकुलर रखती है, इसीलिए मरकरी में इस टाइप की सरफेसेस बन जाती है। और यहाँ पर कांटेक्ट एंगल क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो वेट पार्ट है और लिक्विड का टेंजेंट, उनका एंगल देखोगे आप, विच इज मोर देन 90 डिग्री एंगल। बताओ तो आगे बढ़े यार। यस सर। यस सर। यस सर। Yes. तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पहले चलते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एक्यूट कांटेक्ट एंगल? एडहेसिव फोर्स शुड बी मोर देन एडहेसिव फोर्स कोहेसिव ज्यादा होने। बिल्कुल। और इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन पूछते हैं अगर इसको, सर एयर सरफेस और टेंशन सॉलिड ऑफ का एयर सरफेस ज्यादा होने। सरफेस टेंशन ज्यादा होना चाहिए। यस। एक्सक्यूज मी सर, सर हम्म। एडहेसिव फोर्स को कोहेसिव फोर्स ज्यादा होना है या फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए? तो बात ही होगी ना, जब एडहेसिव कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा तो उसके कंपोनेंट से भी ज्यादा होगा। और देखो ये एक्चुअली प्रॉपर्स नहीं, देखो प्रॉपर एक्चुअली क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल की चीजें हम प्रॉपरली इस स्टेज पर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आइडल तरीके में चलोगे तो हमें मॉलिक्यूल का ग्रेविटी भी तो कंसिडर करना चाहिए था। mg यस सर। नहीं लिया उसको। तो ये मतलब आप कह सकते हो कि एक, जैसे छोटे बच्चे को कोई चीज समझानी होती है तो उसको एक मोटा मोटा आइडिया दिया जाता है कि देखो ऐसे समझ लो। तो अभी हम छोटे बच्चे ही हैं, मतलब इस टॉपिक के लिए हम लोग बहुत छोटे बच्चे कैटेगरी में जाते हैं। तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि ऐसा कुछ होगा। हम्म। और कांटेक्ट एंगल भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक लिक्विड और सॉलिड के लिए कांटेक्ट एंगल की प्री डिफाइंड वैल्यूज है। बट सेम लिक्विड अलग अलग सॉलिड्स पर अलग अलग कांटेक्ट एंगल बनाएगा। तो वाटर का ही एग्जांपल ले लो, वाटर का ग्लास पर अलग कांटेक्ट एंगल बनता है, वाटर का लीफ के ऊपर अलग कांटेक्ट एंगल बन रहा है। यस सर। ठीक है। और ये जो कांटेक्ट एंगल्स बनते हैं, कांटेक्ट एंगल्स जो ये बनाए गए, इनसे अब फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हो राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स इसी बेसिस पर समझाया जाता है। और इससे एक और टॉपिक आता है, एक टॉपिक और है, पहले वो क्लियर कर देंगे, लास्ट में आपका राइज ऑफ लिक्विड आएगा। राइज ऑफ लिक्विड का राज हो भी नहीं पाएगा, वो कल ही होगा। लेबोरेटरीज में, लैब में कैसे मालूम करेंगे कि किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है? एक्सपेरिमेंट टू फाइंड सरफेस टेंशन इन लेबोरेटरीज। बट क्लास 11th के लैब में नहीं होगा ये होगा अगर बाई चांस आप फिजिक्स में कोई हायर कोर्स करेंगे तो वहां पर। क्या करते हैं देखो, एक बीम बैलेंस लेते हैं, और उस बीम बैलेंस तराजू इस तरफ
इधर के साइड पर एक तरफ एक ग्लास प्लेट लाते हैं, लेफ्ट साइड पर एक ग्लास की प्लेट लाओ, और इसी के इक्विवेलेंट राइट साइड पर कुछ वेट रख देते हैं। यहाँ पर जो पेन होगा राइट साइड पर, उस पर कुछ एक वेट रख दो आप W, और बैलेंस कर देते हैं दोनों को। मतलब इधर का वेट उधर का वेट बैलेंस हो गया, तराजू में, और ये बिल्कुल सीधा, जो पॉइंटर है वो बिल्कुल सीधा होगा। बीम बैलेंस का यही कंसेप्ट है। यस। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग एक्सपेरिमेंट्स में, क्या करते हैं, यहाँ पर इसके नीचे ग्लास प्लेट के नीचे एक बहुत बड़ा बीकर लेके चलते हैं। वो बहुत बड़ा टब लेकर के आओ, पानी का टब ले लो, और उस टब में पानी भरा है, और धीरे धीरे टब को ऊपर लाते हैं, टब को ऊपर लाते हैं। ये सेटअप अपनी जगह पर फिक्स्ड है। धीरे धीरे इस टब को ऊपर राइज करते हैं। तो जैसे जैसे टब ऊपर जाएगा, सबसे पहले इस ग्लास प्लेट की लोअर वाली एज पानी को टच करेगी। फिर जब हम टब को और ऊपर लेके जाएंगे, तो धीरे धीरे पानी यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, इस तरीके से टच करता रहेगा। यस सर। तो कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, इस टब को मान लो इस तरीके से लेके गए, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, और ग्लास का कुछ पोर्शन पानी में डिप कर दिया। डायग्राम कैसे दिखाएं यार इसका, चलिए ऐसे कुछ दिखा दे, दूसरा डायग्राम बना देते हैं। तुम लोग पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर बताएं। इतना डायग्राम कॉपी करो पहले। कर लिया सर। कर लिया। यस सर। ठीक है, तो ये पहले वाला सेटअप, अभी ग्लास और पानी का कांटेक्ट हुआ नहीं है। दूसरे सेटअप में क्या करते हैं, सेकंड सेटअप में टब को ऊपर ले गए, या यूं कह दीजिए कि इसको पानी में डालना है, और वो सेटअप में जब गए तो कुछ ऐसा हुआ कि इस तरीके से पानी के टब में गए, और यहाँ पर पानी का कांटेक्ट आएगा, कुछ इधर की साइड, इधर भी आएगा, दूसरे साइड भी आएगा। और एक्चुअली ग्लास और प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, जो केमिस्ट्री लैब में यूज की जाती है। ग्लास और वाटर के केस में ऐसा कहा जाता है कि जो कांटेक्ट एंगल है वो 0 डिग्री का है। इसको बोलते हैं कंप्लीट वेटेबिलिटी, कंप्लीट वेटिंग। 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल का दूसरा नाम भी है। और मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल का मतलब समझिए। कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन थी कि कांटेक्ट एंगल था लिक्विड के सरफेस में और ग्लास की वेट पार्ट के बीच में कितना एंगल बन रहा। तो डेफिनेशन के हिसाब से 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल का मतलब ये हुआ कि लिक्विड की सरफेस और ग्लास का जो वेट पार्ट है उनमें 0 डिग्री का एंगल है। मतलब कि जो ग्लास का वेट पार्ट है वही लिक्विड का सरफेस भी है। यस सर। यस सर। तो ये पानी का सरफेस ग्लास में बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा, ये पानी का सरफेस कर्वेचर बनाएगा। यहाँ पर कुछ ये ऐसे कर्वेचर बनाएगा, उठेगा ऊपर की तरफ, पानी उठेगा थोड़ा सा। ये वैसे ही जो भी आपको ग्लास में दिखाया है, जहां पर भी पानी ग्लास के कांटेक्ट में आएगा वहां थोड़ा सा राइज कर जाएगा। सर इस केस में ग्लास का और वाटर के बीच में 0 डिग्री का ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट विल बी समथिंग लाइक अ क्वार्टर सिलेंडर टाइप की चीज, एक क्वार्टर सिलेंडर जैसी सरफेस हो जाएगी। और ये दूसरे साइड भी होगा।
इधर भी कुछ होगा, वो डायग्राम बन नहीं पा रहा हमसे। दोनों साइड ऐसी चीज होगी। एंड सपोज दिस लेंथ इज L and this vertical is H. नाउ होगा क्या, लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी है अपने एरिया को मिनिमाइज करने की, और वो अपनी बाउंड्रीज को अंदर की तरफ खींचते हैं। तो ये जो पानी का सरफेस है, ये पानी का सरफेस अपनी इस बाउंड्री को, ये उसकी बाउंड्री है, यहाँ पर पानी का सरफेस खत्म हो रहा है, पानी का सरफेस अपनी इस बाउंड्री को अंदर खींचेगा, इनसाइड पुल करेगा इधर। और जब ये पानी डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, मतलब ये पानी की सरफेस इस वाले लाइन के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, दूसरे साइड भी, तो ये ग्लास अपेरेंटली ग्लास का वेट ज्यादा हो जाएगा, ये बीम बैलेंस इधर झुक जाएगा, और इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने के लिए, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा मास लाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा मास M लाएंगे यहां पर, जो इस बात का एविडेंस हो जाता है, बीम बैलेंस का झुकना इस बात का प्रूफ हो जाता है कि पानी के कांटेक्ट में आने पर कुछ तो हुआ है, क्योंकि अगर पानी और ग्लास के कांटेक्ट में आने में कुछ नहीं होता तो बीम बैलेंस जो पहले बैलेंस था वो अनबैलेंस कैसे हो जाएगा। इसकी अनबैलेंसिंग लैब के अंदर इस बात को साबित करती है कि ग्लास और वाटर के कांटेक्ट में आने पर पानी ने ग्लास को नीचे खींचा है। सर एक सरफेस टेंशन डेवलप हुआ है बेसिकली। और न्यूटन थर्ड लॉ, अगर ये पानी ग्लास को नीचे खींचेगी तो ग्लास भी पानी को ऊपर खींचेगी। यस सर। यस सर। जी। और सरफेस टेंशन की फोर्स वाली डेफिनेशन, अगर ये L लेंथ है तो टोटल फोर्स जो नीचे लगेगा यहाँ पर वो होगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यस। और दूसरे साइड भी लग रहा है, ये प्लेट के राइट साइड में Twice हो लगेगा, जाएगा। प्लेट के ट्वाइस। और इसी एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा मास लाना पड़ेगा। यस सर। तो शुड बी इक्वल टू दैट एक्स्ट्रा मास, जितना इनटू जी, प्रोवाइडेड कि बीम बैलेंस के दोनों तरफ लेंथ बराबर हो, क्योंकि बीम बैलेंस फोर्स बैलेंस करने के कंसेप्ट पर काम नहीं करता, बीम बैलेंस काम करता है टॉर्क बैलेंस करने पर। इसके अबाउट बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क होती है। तो लैब के अंदर हमको ये मास मालूम होगा, लेबोरेटरी में मास मालूम चल जाएगा, लेबोरेटरी में जी मालूम चल जाएगा, लेबोरेटरी में हम इस L को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो यहां से मालूम कर सकते हैं कि जिस लिक्विड में थे उस लिक्विड की सरफेस टेंशन वैल्यू कितनी होगी, mg डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L। हुआ ये चीज? यस सर। समझ आई? लेवल सर ये उठा क्यों सर ये? कांटेक्ट एंगल, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। यस सर यस। सरफेस का उठना और गिरना, ये तो कांटेक्ट एंगल जो बन रहा है वो तो एडहेशन एंड कोहेशन की वजह से है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है ना मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जो कुछ हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहा है। सर ये 2SL इसलिए कि मतलब दो तरफ फोर्स लगा है ना, मतलब जी ग्लास और वाटर। एंगल तो 0। आई थिंक कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर यहाँ पे बॉइंट फोर्स नहीं लगेगा ऊपर? नेग्लेजिबल थिकनेस 0 मान लो आप ग्लास प्लेट की, ये थिकनेस 0 मानी जाती है।
थिकनेस 0 तो वॉल्यूम नहीं होगा इसमें, कोई एरिया होगा वॉल्यूम नहीं होगा, और बुयांसी के लिए वॉल्यूम चाहिए। ओके सर। एंड प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा डिप नहीं होता है, मतलब ना के बराबर डिप होता है। दोनों बातें हैं। अगर आप वैसे क्वेश्चन पूछोगे इफ देयर इज कंसिडरेबल थिकनेस, तो डेफिनेटली बुयांसी कंसिडर होगा। ठीक है यस सर। जी। पानी ग्लास को वेट करता है, पानी ग्लास से चिपकता है, प्योर वाटर, मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें। इस बात का एक और प्रूफ है, कभी अगर आप, हमें नहीं मालूम कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, कि अगर हम इस टाइप की ग्लास लें और बर्तन साफ करें, और 2 ग्लासेस और दोनों साफ करिए, और इसको ड्राई किए बगैर, मतलब इसमें पानी लगा हो, और दूसरी ग्लास इसके अंदर ही डाल दो। आप एक ग्लास के अंदर कई सारे ग्लासेस डाल देते हैं हम लोग, यस तो ठीक हो जाएंगे सर। दोबारा उनको निकालने में आपको हालत खराब हो जाएगी। यस सर। यस सर। अगर 2 ग्लास आपस में चिपक गए तो उनको अलग नहीं कर पाओगे। तो स्टील वाले ग्लासेस में सर ज्यादा फोर्सेस हो जाती हैं, ग्लास में सर फिर भी स्लिप कर। क्यों ऐसा क्यों होता है कि 2 ग्लास प्लेट्स जब पानी से चिपक जाते हैं, कोई फेविकॉल नहीं लगाया वहां पर, पानी से ही चिपक गए वो। ग्लास के लिए पानी ही एडहेसिव फोर्स है, तो यस उसके सर। बाद उनको अलग करने में मेहनत क्यों लगेगी हमें? ये 2 ग्लास प्लेट्स है, मतलब एक्चुअली अगर कंप्लीट व्यू देखा जाएगा तो ये इस तरीके के रेक्टेंगुलर प्लेट्स है। और इनके बीच में पानी है, चिपक चुके हैं, बिल्कुल चिपक गए हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर गैप है, और 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल है। अब देखो मैकेनिक्स के बाद वाली फिजिक्स कैसी है, देखिए मैकेनिक्स तक की फिजिक्स मैथमेटिकल थी, और मैकेनिक्स के बाद वाली फिजिक्स जो स्टार्ट हो रही है वो रियल फिजिक्स है। और अब अगर टॉपिक ही नहीं समझ में आएंगे, डेफिनेशन से नहीं समझोगे आप, तो यहाँ दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है। यहाँ कैलकुलेशन और फॉर्मूले की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक 100% श्योर है कि 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, कि 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल का क्या मतलब हुआ। इन दोनों ग्लास के बीच में पानी है और कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या निकलता है? ये दोनों सरफेसेस स्टिक हो चुकी होंगी कंप्लीटली, मतलब सर स्पेस नहीं होगा उनके बीच में। नहीं, हाँ वो तो है ही है, लेकिन 0 डिग्री सर कॉन्टैक्ट एंगल लिक्विड का का, सरफेस कहीं से उठा नहीं होगा या कर्व नहीं होगा। तो लिक्विड की सरफेस और ग्लास की प्लेट कोइंसाइड कर रही है। ग्लास की जो प्लेट है और लिक्विड की जो सरफेस है वो कोइंसाइड कर गए, और इधर के साइड में भी ऐसे ही होगा। तो एक्चुअली विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए इसमें। जो पानी होगा इसके बीच में वो पूरी तरीके से चिपका है, और वो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा दोनों साइड पर। अब ये कितना विजुअलाइज हो पा रहा है पता नहीं। इमेजिन करिए 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में आधा सिलेंडर,
दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हाफ सिलेंडर को इमेजिन करा जाए और आपसे पूछा जाए कि सिलेंडर की जो सरफेस है और जो ग्लास है इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा होगा। 0 0 डिग्री। इसी को कांटेक्ट एंगल बोल रहे हैं। हाफ सिलेंडर आधा सिलेंडर इधर और आधा सिलेंडर इधर, मतलब अंदर जो पानी होगा वो इस तरीके से ही होगा, ऐसा कुछ पानी होगा। ओके सर। कांटेक्ट एंगल का मतलब और अगर हम वेट एरिया को ए मान लें, सपोज वेट एरिया इज ए और ये विड्थ डी मान लें, ग्लास प्लेट की विड्थ डी और ये डिस्टेंस कुछ एच मान लें, तो ये जो आधा सिलेंडर बन रहा है, मतलब अगर मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊं तो आप ऐसे मान सकते हो कि एक सिलेंडर को रोल करके दो ग्लास प्लेट के बीच में फिट कर दिया गया। यस कुछ इमेजिनेशन बन पा रही है, नहीं बन पा रही है इसकी? यस सर। यस सर। यस सर। जी, क्या बता पाओगे ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस देख रहे हो इसका क्या रेडियस होगा? h/2। पक्का ना? रेडियस? यस सर, h/2। ठीक, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज h/2 और बाहर अगर प्रेशर P0 है तो अंदर कितना प्रेशर होगा इसके? ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो गई, बाहर प्रेशर P0 है, कॉनकेव साइड है वो। P0 minus P0 minus 2s by h by 2 नहीं, सिलेंडर है ये, सिलेंडर माइनस सिलेंडर h है by ये, r। फिर S by h R। by r। स्फीयर नहीं है, सिलेंडर है। जबकि प्लेट के ऊपर का प्रेशर P0 है, प्लेट के ऊपर प्रेशर P0 है, प्लेट के अंदर का प्रेशर कम है। यहाँ लो प्रेशर है, बाहर ज्यादा प्रेशर है और इसीलिए एटमॉस्फेयर इनको कोलैप्स करवाएगा। प्रेशर बिटवीन द टू ग्लास प्लेट्स इज लेस और आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से ज्यादा फोर्स आएगी, इधर से भी ज्यादा फोर्स आएगी और वो इन प्लेट्स को चिपकाए रखेंगे। यस सर। और जो नेट फोर्स काम कर रही है यहाँ पर, जो बाहर वाला प्रेशर है, अगर आप किसी भी एक ग्लास प्लेट के ऊपर फोर्स चेक करो, किसी भी एक ग्लास प्लेट के ऊपर फोर्स, तो ऊपर एटमॉस्फेयर फोर्स लगाएगा P0 इंटू ए का, लेकिन नीचे जो लिक्विड है इसके, लिक्विड उसके अंदर प्रेशर कम है, वो जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है P0 माइनस S बाई R मल्टीप्लाइड बाई ए। तो देयर इज अ नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन S by R जो कि S बाई R मल्टीप्लाइड बाई ए है और R इज h/2 2s a अपॉन h। ये एक टाइम का KVPY क्वेश्चन भी है। KVPY और फिजिक्स ओलंपियाड दोनों में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो अगर हम इतना फोर्स बाहर लगाएंगे जितना ये फोर्स आ रहा है, अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये प्लेट्स अलग होंगी, नहीं तो चिपकी रहेंगी। कहानी आई समझ में इसकी? Yes sir. Yes, sir. Yes sir। है खतरनाक सरफेस टेंशन। बाकी चीजें अब कल करेंगे यार।